नमस्कार, आपका समय के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नौटियाला। आज हमारे साथ हैं दीपक विश्वकर्मा जी। दीपक विश्वकर्मा जी ने कोरोना काल के दौरान जो सेवा की है, वो हमारे माध्यम से और हमारे साथी पत्रकारों के माध्यम से आप तक सभी लोगों ने दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि आखिर ये जो सेवा कर रहे हैं, उससे बाकी लोग सीखें और अपने-अपने इलाके में सेवा करें। तो दीपक जी हमारे साथ हैं और हम उनसे आज कई विषय पे बात करेंगे कि ठीक है, जहाँ तक वो एनजीओ का सवाल है, उसके माध्यम से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि शहर में कुछ एनजीओज़ के माध्यम से कुछ ऐसे भी काम किए जा सकते हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, दीपक जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। पहला सवाल ये है कि आपने कोरोना काल के दौरान बहुत सेवा की। हमने देखा कि आपने सिर्फ़ मीरा भाईंदर शहर ही नहीं, मुंबई, आपने अलग देश के कई शहरों में आपने काम किया। अब ये कोरोना बीमारी खत्म होने के बाद एक मान-सम्मान का दौर शुरू हुआ है और आपको जो मान-सम्मान इस शहर से लेके और राज्य तक मिल रहा है, तो उसके बारे में बताइए। तो सम्मान मिलने के बाद कितना मोटिवेट होते हैं आप और आपकी टीम? सर सम्मान ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा मिलती है कि हम और समाज में अच्छा काम कर सकें। जो आज सम्मान मिल रहा है वो कहीं न कहीं जो कोविड काल या उसके पहले जो भी हमने काम किया है, मेरी पूरी टीम ने काम किया है, वो उसी का श्रेय है जो हम आज लेते हैं और खुशी मिलती है सर कि हमें ऐसे सम्मानित किया जाता है, तो हम और भी मोटिवेट होते हैं, हमारी टीम मोटिवेट होती है और समाज में अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर श्री कोश्यारी जी की तरफ से 2 बार वो राजभवन में हुआ है और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी उनकी तरफ से मिला है, मीरा भाईंदर की जो मेयर है वहाँ और काफ़ी अलग-अलग जैसे पत्रकार संघ हुआ मुंबई की पत्रकार विकास संघ है और दिल्ली में हमें अभी समिट में हम गए थे, वहाँ सीएसआर मीट था, वहाँ पे भी हमें सम्मानित किया गया है और यही सब जो सम्मान मिलता है, वही हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं कमाई है, जो हमने इतनी मेहनत करके या समाज में अच्छा किए हैं, उसी की एक कह सकते हैं कि सम्मान वो एक हमें एक मोटिवेट करती है। जी, मुझे भी काफ़ी एहसास होता है कि कभी-कभी कोई हमारा भी सम्मान कर लेते हैं, तो उससे जो ऊर्जा मिलती है, वो लगता है कि अब मुझे इससे बेहतर क्या काम करना है और करने में बड़ा अच्छा भी लगता है। सर, दूसरा सवाल ये है कि कोरोना काल के दौरान हम आप लोग कई बार फील्ड में मिले। उसमें कई ऐसी फैमिली थी जिनके जो कमाने वाला जो मेन आदमी होता था घर का, उनकी मौत हो गई। तो उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से आप बताएँ कि किस काम उनके लिए करें आप? हम जिस इस कोरोना काल में जिनके परिवार के मुखिया जैसे उनके फादर हो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। अब उनकी जो अभी तक जो उनकी दिनचर्या थी, उनकी जो फ्यूचर थे, प्लान थे, वो अभी यहाँ रुक गए क्योंकि उनके पास कमाई का स्रोत नहीं है। तो ऐसे जो होनहार बच्चे हैं जिनकी जिनके फादर या ऐसी कोई भी मृत्यु हुई है, उन लोगों को हम स्कूल की फ़ीस के बारे में हमारी प्लानिंग चल रही है। और उसके बाद जब हमारे पास एक बार डेटा आ जाता है तो हम और भी अच्छा उनके लिए क्या-क्या कर सकते हैं, वो हमारी संस्था करेगी। स्कूलों पर इस समय बात चल रही है, तो मेरा भाईंदर शहर में सरकारी स्कूल सिर्फ़ 7वीं तक है और बाकी उसके बाद प्राइवेट में जाना पड़ता है और आप इस समय सरकारी स्कूलों के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। तो वो किस प्रकार के काम हैं? हम जो सरकारी स्कूलें होती हैं उनको एनहांस करने के लिए मतलब उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब एक स्कूल होता है वहाँ पे पढ़ने के लिए आपको अच्छी एनवायरनमेंट भी चाहिए। अगर आप गंदगी जगह पे पढ़ नहीं सकते, तो हमने उसी को ध्यान में रख के हम स्कूलों को पेंट कर रहे हैं। पेंट करने के बाद उस स्कूलों में पिछले जिस स्कूल्स को मैं बात करूँ तो कुछ स्कूलों में टॉयलेट नहीं थे। वाराणसी के स्कूलों में टॉयलेट नहीं थे तो हमने वहाँ पे टॉयलेट बनाया है। मुंबई के कुछ स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं थी तो अब लाइब्रेरी सेटअप किए। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है उसमें नाम मात्र की पढ़ाई हो रही है। जो भी बच्चे हैं 7वीं तक सिर्फ़ वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके पास एजुकेशन के नाम के लिए कोई भी चीज़ नहीं है और वो कोई अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। वो सिर्फ़ स्कूल में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके माँ-बाप कहीं लेबर का काम करते हैं और वो अपने बच्चों को साथ लेके नहीं जा सकते तो वहाँ छोड़ देते हैं। तो पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। टीचर्स के हालात ऐसे हैं कि आप स्कूल में बच्चों को छोड़ दें, 7वीं के बच्चों को एबीसीडी तक नहीं आती है। तो हमारी टीम का ये है कि हम उन बच्चों को जो ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने अपने 7 साल 8 साल जो एक होता है टाइम, वो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज तक मैंने देखा है मैं ड्रॉपआउट्स की बात करूँ तो स्कूल्स में 60 टू 70% से ज़्यादा लोग ड्रॉप आउट होते हैं। 7th के बाद वो नहीं पढ़ाई करते हैं। वो वापस से वही लेबर काम करते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी एजुकेशन ना होने की वजह से उन लोग का एक तो इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरी जो 7वीं से बाद के बाद है
हमारे पास ऐसे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं जहाँ पे ये बच्चे जाके एडमिशन ले सकें। और कुछ स्कूल मिल जाएँ तो हमारे ये बच्चे लोग हैं, हम उनको कुछ पढ़ाने के लिए आगे आ जाएँ, ऐसा भी कुछ कभी होता है, विचार आता है कुछ मन में? सर डेफ़िनेटली अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो हम खुद भी चाहते हैं कि ऐसे स्कूल्स हमारे अंडर में हो। वाराणसी की स्कूल्स है जो हमारे अंडर में टोटली मीरा भाईंदर में कोशिश कर रहे हैं बिना अभी तक गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए कि यहाँ के भी मिल जाए। तो यहाँ के भी स्कूलों को हम एनहांस करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है, मैं डेफ़िनेटली चाहूँगा कि जो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो। तो गवर्नमेंट अगर मौका देती है ऐसे स्कूल्स अगर वो चलाने के लिए डेफ़िनेटली हमारी टीम वो चलाएगी। अच्छा दीपक जी, अब एक सवाल मेरा ये है कि सफाई अभियान पूरे देश में पिछले 8-5-7 सालों से चल, अभी हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल नेता लोग होते हैं, मतलब किसी भी पार्टी के, कभी अपने बिल्डिंग के बाहर सफाई करते हुए दिखते हैं, कभी अगर जहाँ समुद्र नहीं है तो नदी किनारे साफ करते हुए नजर आते हैं, कोई समुद्र किनारे साफ करते आते हैं, लेकिन वो एक दिन करते हैं, फोटोग्राफी करके अपना करते हैं। लेकिन इस समय एक आप चर्चा में है कि आप भी किसी बीच को साफ करने के लिए गए थे और आपने उसको परमानेंटली साफ कैसे हो उसके बारे में कुछ सोचा है, तो उसके बारे में समझना चाहता हूँ। डेफ़िनेटली सर, देखिए कैसा है हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट शून्य, जो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करती है। हमारा मुद्दा ये है वो उस प्रकल्प में कि जितने भी वेस्ट होते हैं, वो कहीं न कहीं रिसाइकिल होते हैं। तो मैं अगर वेस्ट की बात करूँ तो 100% रिसाइक्लेबल होते हैं, अगर उनको ठीक से सेग्रीगेट करके उसके अंतिम पड़ाव तक पहुँचा दिया जाए। तो उसी में हमारा एक है कि हम प्लास्टिक वेस्ट जो होती है, जो समुद्र से हम इकट्ठा करते हैं, उसको हम रिसाइकिल करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट्स में मतलब आप फ्लावर पॉट हो सकता है, वॉल की टाइल्स बना रहे हैं, पेवर ब्लॉक पे हमारा काम चालू हुआ है। तो उससे बेंचेस बना सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो हम उसी रिसाइकिल प्लास्टिक से बना रहे हैं। जो उस दिन आप लेके वहाँ पे सफाई कर रहे थे, तो आपने सामान वहाँ से उठाया, जो कचरा उठाया, उस पे काम चल। हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली। हमने वो ये जो सब बीच सफाई करना वो हमारे ये प्रकल्प का एक हिस्सा है। हम वेस्ट मतलब प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का ही हमारा प्रण है। वो प्रोजेक्ट ही हमारा ऐसा है कि हम उसमें जितने भी प्लास्टिक हैं उसको रिसाइकिल करके वापस से समाज को दे सकें। कहते हैं कि अब पूरा देश, मैं बोला पूरी दुनिया जूझ रही है प्लास्टिक के वेस्ट को लेके, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारी पृथ्वी पे जा रहा है और उससे नुकसान ही पहुँचने वाला है। तो बार-बार गवर्नमेंट बैन कर देती है, कुछ शहरों में, कुछ स्टेट्स में प्लास्टिक बैन करती है। मैं बोलता हूँ बैन करने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, सही तरीके से उसको हमारे समाज में लाया जाए, लोगों को जागरूकता मिले, तो प्लास्टिक मानव खोज की सबसे अच्छी उपलब्धि है। मेरा ऐसा मानना है। अगर हम जो प्लास्टिक होता है, अगर आप और घर से जो कचरा निकलता है, हमारा जो पहला ये इसका जो मेन कोर है, वो है जो घर से कचरा निकलता है, उसको ही अगर हम डे 1 से सेग्रीगेट कर दें कि ड्राई अलग हो और वेट अलग हो, तो हमारे जो सरकारें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, मतलब बीएमसी है, जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेज करती है, वो बहुत ईज़िली हो जाएगा। आज क्या होता है कचरे मिक्स कर देते हैं, इसमें अगर मैं बात करूँ तो हमारी ही गलती है। अगर हम उसको सेग्रीगेट करके, अलग-अलग करके दें और सरकारी जो तंत्र है वो उसको भी अलग ले आके वेट को अलग प्रोसेस करे, उससे भी खाद बनते हैं, उससे गैस बनती है, वो यूटिलाइज़ हो सकता है। जो प्लास्टिक है, मेटल है, सब रिसाइकिल होती है। सिर्फ़ उस चीज़ को सेग्रीगेट नहीं करते तो सारी चीज़ें खराब हो जाती है। तो दीपक जी, देश की सभी महानगर पालिकाओं के पास एक डंपिंग ग्राउंड होता है, जिसमें शहर का पूरा कचरा जमा होता है, और ये भी सुना है कि उस कचरे से खाद और कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं। लेकिन हमने सिर्फ सुना है, जबकि उस डंपिंग ग्राउंड के अगल-बगल के रहवासी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, वहाँ बदबू आती है, और डंपिंग में जो कचरा है वो वैसा के वैसे पड़ा है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेंगे? डेफ़िनेटली सर, हम तो मैं अगर बात करूँ आपके माध्यम से, तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इंदौर मॉडल को आप देख लें। इंदौर में उन्होंने अपने जो कचरे को ना 100% रिसाइकिल मतलब प्रोसेस करना चालू कर दिया है। वो लोग के पास अभी डंप यार्ड नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इनके जो अभी 31 लाख स्क्वायर फीट की डंप यार्ड पड़ी है ना, वो भी विदिन 10 सालों में डंप यार्ड को भी खत्म करने की ताकत रखता हूँ। तो वो प्रोजेक्ट अगर सिर्फ़ हमें देते हैं तो डेफ़िनेटली हम वो करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट को कभी आपने मौका नहीं मिला कभी कि किसी के माध्यम से यहाँ पे कमिश्नर साहब हैं, यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ पे खास हर मुझे लगता है हर वो चीज़ है कि आप किसी को भी वो दिखाते तो शायद, क्योंकि शहर का भला जो चाहता है वो इसको ज़रूर प्रेजेंट करता, शायद आपको या आपको कहता कि भाई आप इस कंपनी के साथ मिलकर अपने आइडियाज़ शेयर करो, ऐसे कब
हुआ कभी ऐसा चीज़? मे बी हो सकता है कि हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बराबर से नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां पहुंचाना चाहिए था। हो सकता है उसकी वजह से हमारे जो कमिश्नर साहब है उन्होंने अभी तक नहीं ध्यान दिया है, या मे बी ध्यान भी दिया है तो अभी तक अच्छा नहीं है। अगर फ्यूचर में मीरा भाईंदर हमें सपोर्ट करती है, डेफ़िनेटली हम इसका एक पायलट प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत बड़ी जगह भी ना दें, छोटी-सी जगह दें जो जहाँ पे हम ये रिसाइकिल प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। पायलट करेंगे 2 से 3 सालों में आपको पता चल जाएगा कि इस पे कितना हमारे शहर को बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा ही है। और मैं सिर्फ़ गवर्नमेंट से ज़मीन माँग रहा हूँ। लैंड, वो भी सिर्फ लीज़ पे, बाकी उस पे कोई खर्चा आप हमें मत दें। मेकिंग द डिफरेंस के माध्यम से आपने कोरोना काल में जो सेवा की वो तो सबको पता है। साथ ही आपने महाराष्ट्र के गाँव में लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ भी आपकी टीम ने काफ़ी बड़ी पैमाने पर लोगों की मदद की। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपके चल रहे हों जो कि इस समय रनिंग हों और वो पर्यावरण के हित में भी हों और देश हित में भी? एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम जो फूल होते हैं, वो फूल से वो जो समंदर में हम फेंकने आ जाते हैं, वो हम घर लोगों के घरों से कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करके वापस अगरबत्ती बना देंगे। तो जो भगवान पे चढ़ाया गया था वापस से वही भगवान को हम चढ़ा सके, वो अर्पित कर सके। वो एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट अभी हमें वाराणसी में बड़े ही अच्छे तरीके से लिया गया। वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ हैं उन्होंने हाथ मिला तो उन्होंने जगह दी दी है। अब हम वहाँ पे पहले पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। एक बार उस पे सब काम हो जाए हमें समझ में आएगा। उसमें मेन हमारा ये है कि उसमें हम विडो और ट्रांसजेंडर, पहली प्रायोरिटी है कि हम ऐसी महिलाओं को दें जिनकी रियल में ज़रूरत है, जो समाज में कुछ करना चाहते हैं। ऐसी महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट करेंगे, बाकी फिर बाकी जो लोग होंगे उनको तो हम करेंगे ही। दीपक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे जो बातें हुई मुझे लगता है कि जो भी ये वीडियो देखेगा ज़रूर वो सोचेगा ज़रूर आपसे जो बात मिलने के लिए सोचेगा। और हम भी उम्मीद करेंगे कि दीपक जी की जो बातें हैं वो सही प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और फिर दीपक जी के जो प्रोजेक्ट हैं जो जब रनिंग रहेंगे, जब काम करते रहेंगे तो ज़रूर आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे।